Assalamu alaikum. So we are about to start our class. Considering that कि अब ये क्लास नमाज मगरिब के बाद शुरू होती है और मेरे ख्याल में तकरीबन सब बच्चे भी आ चुके हैं। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 शुरू किया हमने, दैट वाज एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपसे ये बात की गई कि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं उस एनर्जी के मुतालिक जो केमिकल रिएक्शन से एसोसिएट है। आधे रिएक्शंस वो हैं जिनके नतीजे में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आधे वो हैं जिनको हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है रिएक्शन करने के लिए। तो इसका मतलब है आधे हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आधे हीट इवॉल्व कर रहे हैं। एक को एंडो कहा और एक को एक्सो। लेकिन साथ-साथ एक बात और भी है। हमने आपको ख़ास तौर पर बताया कि जब एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट इवॉल्व होती है, यानी रिएक्शन के साथ एकदम से हीट बनती है और हर चीज़ गर्म हो जाती है जहाँ पर भी ये रिएक्शन हो रहा है। हैरत हमें इस बात पर होती है कि मैंने ख़ास तौर पर एग्ज़ाम्पल ऐसी बनाई कि 2 केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड और पानी को मिलाया जाए और ख़ास तौर पर ठंडे सल्फ्यूरिक एसिड और ठंडे पानी को। तो दोनों चीज़ें ठंडी हैं और जैसे ही दोनों मिलती हैं एकदम से वो खुद भी और आस-पास सब चीज़ें गर्म हो जाती हैं और टेम्परेचर राइज़ हो जाता है। तो कहाँ से आ गई हीट? तभी तो साफ लग रहा है कि हीट बनी है, क्योंकि चीज़ें तो पहले से ठंडी थी, हीट तो थी नहीं वहाँ पर। तो अब अगर हीट बनी है का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर दूँ, तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल साइंस का है वो कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड। तो ये तो नहीं हो सकता कि एनर्जी क्रिएट हो गई हो। अच्छा, दूसरा रिएक्शन वो था जिसमें मैंने कहा था नॉर्मल टेम्परेचर पर आप 2 केमिकल्स मिलाएँ, अमोनियम क्लोराइड और पानी जिनका टेम्परेचर फ़र्ज़ कर लें गर्मियाँ हैं तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे ही दोनों मिलते हैं एकदम यख ठंडा सॉल्यूशन बन जाता है, यानी टेम्परेचर बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है हीट कहाँ गई? तो आप ये कहते हैं कि हीट खत्म हो गई। भई वो खत्म भी नहीं हो सकती, एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब है कि दोनों में हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब चूँकि हमें ये यकीन है कि हमारा लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी वाला उसूल जो है, वो बिल्कुल सही है। दैट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड, फिज़िकल वर्ल्ड। तो इसका मतलब है येस, यू कैन नॉट से दैट कि हीट एनर्जी इज़ क्रिएटेड और हीट एनर्जी इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो फिर क्या कहें? तो हमने कहा अंडर द लॉज़ के अंदर रहते हुए हम जो इसकी लॉजिक बनाएँगे, वो वही तरीका होगा जैसा चैप्टर 2 से मैं आपसे कहता आ रहा हूँ। हम साइंस की कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको समझाने के लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं, तुक्का बनाते हैं, कहानी बनाते हैं और फिर उस कहानी को, इस हाइपोथेसिस को परखते हैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से और इनडायरेक्ट डायरेक्ट वेज़ से। तो अगर उसमें कोई कमज़ोरी है तो वो कहीं न कहीं समझ नज़र आ जाती है और अगर नहीं है तो वो हमारा लॉ बन जाता है। यहाँ भी ऐसा ही किया गया है और जो हमने आइडिया अब आपको बताएँगे वो आइडिया 100% सही निकला आगे की तमाम एविडेंसेस के बेस पर। तो वो क्या था? वो ये था कि बात साफ दिखाई दे रही है कि हीट एनर्जी जो आपको एक्सो से अगर मैं बात शुरू करूँ, एक्ज़ोथर्मिक में जो हीट एनर्जी हमें मिलती है, वो एनर्जी बेशक हीट बनती है, लेकिन जिस एनर्जी से हीट बनती है, वो एनर्जी पहले से वहाँ मौजूद होती है किसी और शक्ल में। तो लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी की पूरी बात थी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है जो केमिकल्स रिएक्शन करते हैं या दुनिया में कोई भी सब्सटेंस जो है, उसके अंदर कुछ एनर्जी छुपी हुई होती है, हिडन, जो हमें महसूस नहीं होती। याद रहे एनर्जी नज़र तो आती ही नहीं है लेकिन महसूस होती है। रोशनी महसूस होती है, बिजली महसूस होती है। भाई हमारे घर की तारों में से बिजली जा रही है, नज़र तो नहीं आ रही ना आपको। अब तो आपने कभी उसके असरात देखे या अल्लाह ना करे उसको हाथ लगा लें तो लग पता जाता है। इसी तरह हीट नज़र नहीं आती है।
हीट के असरात नज़र आते हैं या आप उसे महसूस कर सकते हैं टच करके, ऐसे ही है ना? तो हमने कहा ये जो एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये छुपी हुई है, ये महसूस नहीं हो रही। और जब केमिकल रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक वाला होता है, तो ये एनर्जी अपने आप को हीट बनाकर इवॉल्व हो जाती है। इसी तरह एंडो में क्या होता है कि हमारी हीट उसी एनर्जी में छुप जाती है। तो एक में वो छुपी हुई एनर्जी हीट बनती है और एक में हीट उस छुपी हुई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो छुपी हुई एनर्जी क्या है? उस हिडन एनर्जी को हमने नाम दिया एक, और वो नाम है एंथैल्पी। हो सकता है आपने ये नाम आज से पहले कभी सुना हो, 9th में ये इस्तेमाल हुआ था, क्लिक हो सकता है कर गया। ये है लफ्ज़ एंथैल्पी। देखिए इसका ओरिजिन भी बड़ा, मैं आपको एक और थोड़ी-सी और बैकग्राउंड बता दूँ। जब हम साइंस शुरू करते हैं ना, मैंने भी की थी, मुझसे पहले किसी और ने भी आपको पढ़ाई होगी। हम एक लफ्ज़ से शुरू करते हैं, साइंस इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब अगर कोई पूछे ये मैटर क्या है? तो हम कहते हैं एनीथिंग मेड अप ऑफ मास एंड ऑक्यूपाइज़ स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो जगह घेरे। ये डेफिनिशन थोड़ी-सी इनकम्प्लीट है, इसमें एक चीज़ का इज़ाफ़ा आज से कर दें। मैटर को डिफाइन करेंगे एनीथिंग व्हिच हैज़ मास, ऑक्यूपाइज़ स्पेस एंड possess energy. The third thing is very important. Matter cannot exist without energy. तो मैटर में एनर्जी होती है और अब वो एनर्जी जितनी भी है उसकी कुछ क्वांटिटी विजिबल है, यानी हम उसे महसूस कर लेते हैं, और कुछ को नहीं कर पाते। इसलिए टोटल एनर्जी जो किसी भी मैटर में मौजूद है उसकी एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नामुमकिन है, क्योंकि जब तक वो एनर्जी सामने नहीं आएगी हम उसे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो हमने इसी बिना पर कहा कि हर केमिकल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मौजूद है जो वक्त आने पर हीट बन सकती है, या हीट जिस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, उसका नाम हमने रख दिया एंथैल्पी। अब ये अ, समझ लीजिए कि हाइपोथेसिस है, और अब हम इस हाइपोथेसिस पर चलकर जब आपको हर बात समझाएँगे और फिर बाद में प्रैक्टिकली इसे प्रूव भी कर देंगे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो अब इस एंथैल्पी का सिंबल बनाया गया कैपिटल एच, ठीक है? अब गौर से सुनिएगा, एक रिएक्शन होता है, उसमें कुछ होते हैं रिएक्टेंट्स और कुछ होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है? मैंने जैसे आपसे कहा हर सब्सटेंस का कुछ ना कुछ मास होता है और उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी छुपी हुई होती है। तो अब रिएक्टेंट्स में भी छुपी हुई है, तो उसका नाम हमने रख दिया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट का रख दिया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये छोटा-सा पी जो बनाया है ना, दिस इज़ फॉर प्रोडक्ट, और वहाँ आर बनाया, दिस इज़ फॉर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में एक बात तो सब खुले दिल से कह सकते हैं ना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें होंगी। भाई रिएक्शन नाम ही इसी चीज़ का है ना, कि कोई चीज़ या कुछ चीज़ें आपस में मिलती हैं और अपने आप को ख़त्म करके बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ वाली नई चीज़ें बना देती हैं। तो हर रिएक्शन में रिएक्टेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, प्रोडक्ट डिफरेंट। आपने इतनी केमिकल स्टोइचियोमेट्री की है, ऐसा तो कोई रिएक्शन नहीं आया ना कि हम कहें मैग्नीशियम ने रिएक्शन करके मैग्नीशियम बना लिया। तो टेक्निकली उसने बेवकूफ़ बनाया, कोई रिएक्शन थोड़ी हुआ ये। तो अगर रिएक्टेंट में एक चीज़ है तो प्रोडक्ट में कोई और चीज़ होगी, अपने आप को चेंज करेगी ना। इसलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट चूँकि एक जैसे नहीं हो सकते, अलग-अलग केमिकल्स हैं, तो दोनों की एंथैल्पी भी हर हाल में अलग-अलग होगी। तो हर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी एंथैल्पी कुछ भी हो सकता है, आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो दीज़ 2 कैन नेवर बी इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ खुद ब खुद आ गई ना। कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होगी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए। पहला केस, इफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर दैन प्रोडक्ट। इसका मतलब है फर्ज़ कर लेते हैं एक रिएक्शन है, उसकी रिएक्टेंट की एंथैल्पी 100 है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी 80 है। तो रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। अब ज़रा इस रिएक्शन के बारे में सोचिए। एक रिएक्शन में 100 की एंथैल्पी एक रिएक्टेंट में है, रिएक्टेंट के अंदर जो एनर्जी छुपी हुई है वो है 100। उसने अपने आप को दूसरे केमिकल्स में चेंज किया जो कि प्रोडक्ट हैं, और वो प्रोडक्ट सिर्फ़ 80 ही एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो अब रिएक्टेंट जो 100 की एनर्जी लेके आया,
जब वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ, उसने सिर्फ उसमें से 80 अपने अंदर रखी, बाकी 20 का क्या होगा? 20 बची ना, 100 में से 80 माइनस करें तो वो 20 एनर्जी छुपी हुई नहीं रहती, वो फ्री होकर हीट की सूरत में इवॉल्व हो जाती है। ये बिल्कुल वो मिसाल है कि फर्ज कीजिए आप एक घर में रहते हैं और किसी वजह से आपको घर चेंज करना पड़ रहा है। अच्छा, अब ये जो पहला वाला घर आपके पास था, वो ज़रा बड़ा था, और अब आप जिस घर में जा रहे हैं, वो थोड़ा छोटा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, बड़े वाले घर में सामान बड़े के हिसाब से था। अब जब आप निस्बतन छोटे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो उसमें सारा सामान तो नहीं आ सकता। तो अब क्या होगा? आपको अंदाज़ा हो गया कि इस पूरे सामान के साथ नए घर में नहीं जा सकते। तो आपने फ़ौरन देखा, और जो आपको निस्बतन गैर ज़रूरी चीज़ें लगीं, आपने कहा इन्हें किसी को दे देते हैं, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, बेच देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन इन्हें हटा देते हैं, बाकी लेके जाएँगे। ये भी वही मिसाल है कि रिएक्टेंट के पास सामान जो है एनर्जी की टर्म्स में 100 का था। अब वो जब प्रोडक्ट में गया, तो उसने कहा मैं तो सिर्फ़ 80 रख सकता हूँ, तो बाकी 20 का क्या करूँगा मैं? तो वो 20 फ्री एनर्जी की सूरत में या हीट एनर्जी की सूरत में इवॉल्व हो गई। तो इस तरह ये कौन-सा रिएक्शन हुआ? ये हो गया एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो बुनियादी तौर पर वो जो हीट आपको नज़र आती है इवॉल्व होती हुई एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में, जिसकी वज़ह से हर चीज़ गरम हो जाती है, वो कौन-सी एनर्जी होती है? वो एंथैल्पी होती है जो रिएक्टेंट के पास एक्स्ट्रा थी, प्रोडक्ट में नहीं जा सकी। प्रोडक्ट ने कहा मैं तो बस 80 रखूँगा, बाकी का 20 भाई किसी और को दो, मैं नहीं जानता। तो इसका मतलब हर एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन आपको क्या बता रहा है कि इसके रिएक्टेंट में ज़्यादा एंथैल्पी थी और प्रोडक्ट में कम थी। कितनी कम थी? जितनी आपकी एनर्जी रिएक्शन के दौरान इवॉल्व हुई है, 20, 40, 60, वो असल में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी असल में इवॉल्व होती है रिएक्शंस के दौरान, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एंथैल्पीज़। इसलिए इसको हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच। और चूंकि इसके फॉर्मूले में हम फाइनल स्टेट यानी प्रोडक्ट पहले लिखते हैं और रिएक्टेंट बाद में, तो अब प्रोडक्ट अगर 80 है और रिएक्टेंट अगर 100 है, तो आंसर क्या आना चाहिए? -20। तो अब आपको दो बातें पता चली। तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर एक्सोथर्मिक, तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट की एनर्जी या इंथैल्पी ज्यादा हो। अगर इंथैल्पी से दिमाग दुख रहा हो, वैसे तो ये नाम फर्स्ट ईयर वालों के लिए बड़ा मुनासिब है लेना, लेकिन तो आप इसको एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर नाम है, इसलिए वही यूज करें। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी रिएक्टेंट की ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की कम होती है। नंबर 2, जब जो चेंज इन एंथैल्पी है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा माइनस में होगी, क्योंकि एंथैल्पी निकालने के लिए हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करते हैं, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा कम होती है एक्सोथर्मिक में, और रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, इसलिए जवाब जब भी आएगा माइनस में आएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की दो निशानियां हो गई कि इनमें रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट से ज़्यादा है, और इनमें चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच का साइन हमेशा नेगेटिव है। अब इधर आइए, ये वो केस है जहाँ रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है और प्रोडक्ट की ज़्यादा है। फर्ज़ कर लें रिएक्टेंट की 60 है, प्रोडक्ट की 90 है। तो अब एक रिएक्टेंट जिसकी एनर्जी है 60, वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता है जो तभी एग्ज़िस्ट करेगा जब उसको 90 की एनर्जी मिलेगी, वरना वो बनेगा ही नहीं। तो अब इस रिएक्टेंट की क्या होगी ख़्वाहिश? कोई उसे 30 जूल दे दे एक्स्ट्रा, या वो अपने आस-पास मौजूद चीज़ों से एनर्जी गेन कर ले, किसी तरह अपनी तरक्की कर ले, यानी या तो खुद कमा ले या उधार माँग ले, और अपनी कमाई 90 कर ले, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। ये वो वाली बात है कि आप छोटे घर से बड़े घर में जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बड़ा घर तो महँगा होगा ना। तो आपको एक्स्ट्रा छोटा घर बेचकर भी कुछ न कुछ पैसे और चाहिए होंगे, तभी बड़े घर में जाएँगे। तो वो जो कुछ और पैसे चाहिए होंगे, या तो कोई आपको दे दे, या आप अपनी आस-पास मेहनत करके कहीं से इकट्ठे कर लें। तो इसका मतलब है ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट या एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होगी, ताकि रिएक्टेंट अपनी एनर्जी 60 से इंक्रीज़ करके 90 तक लेके जाए, तब प्रोडक्ट बनाएगा। तो तमाम एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होगी, प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। और अगर हम यहाँ पर भी डेल्टा एच निकालें, तो फॉर्मूला वही है कि पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट, और चूंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो अब जो आंसर जो भी आएगा वो तो अब वैल्यू पर डिपेंड करता है। हमारी इस वक्त की एग्जाम्पल से 30 आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात साइन होगा प्लस में। तो इसका मतलब है ये हमारा हाइपोथेसिस जो इस बात की जस्टिफिकेशन के लिए है कि तमाम केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसकी वजह ये है कि हर सब्सटेंस के अंदर कुछ एंथैल्पी एनर्जी की एक फॉर्म छुपी हुई होती है,
और रिएक्शन के दौरान जब वो अपनी नेचर को चेंज करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो उस एंथैल्पी की क्वांटिटी में भी तब्दीली आती है। कुछ रिएक्शंस में वो एंथैल्पी बढ़ जाती है, कुछ रिएक्शन में वो एंथैल्पी कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है यानी रिएक्टेंट की ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की कम, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। जब उसे बढ़ाना होता है तो फिर हमें एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करके बढ़ाना पड़ता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो अब ये जो 2 बातें हमने कहीं आपसे यहाँ पर, हम इसे अपने मैंने आते ही दोबारा वो कॉलम बनाया था, इसके 2 पॉइंट्स आप लिख चुके थे। अब इसे कंटिन्यू करते हैं इन नई बातों के मदद से जो हमने अभी-अभी आपसे कहीं, जिसके मुताबिक एक्सोथर्मिक के लिए मैं पॉइंट नंबर 3 लिख सकता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज, तो कर दें कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। तो फिर एंडो में लिखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट is greater than reactant। चौथे नंबर पर है sign of change in enthalpy, that is delta H, is negative for all exothermic reactions, and sign of endothermic reactions sign of delta H endothermic कहाँ से, change in enthalpy is positive, that is for endothermic reaction। और अब हम ये बात भी लिख सकते हैं कि तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को किस अंदाज से लिखा जाता है, दे कैन बी रिटन एज रिएक्टेंट। ये वो रिएक्शन है जिसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो साथ में हीट भी बनती है, तो हम ऐसे लिखते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को ऐसे लिखा जाता है कि दे कैन बी रिटन एज, कि रिएक्टेंट्स को हीट देंगे तभी वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ये भी एक तरीका है लिखने का। और अब आखिरी बात, चूंकि मैंने तो कह ही दिया आधे रिएक्शन एक्सो हैं आधे एंडो हैं, तो इस लिहाज से देयर आर मैनी 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 एग्जाम्पल्स, बहुत हो सकती है, बस जिस रिएक्शन पर हाथ रखेंगे या तो एक्सो होगा या एंडो होगा, तीसरी तो कोई टाइप ही नहीं है। तो मशहूर एग्जाम्पल्स पर अगर बात करें तो ऑल कंबस्शन रिएक्शंस, अब ये लफ्ज तो आपके लिए थोड़ा फेमिलियर हो गया है क्योंकि जो चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल्स करते थे हम, तो उसमें बहुत लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो ये, और मैंने भी बताया कि किसी भी फ्यूल को अगर हम जलाते हैं हवा में, तो ये प्रोसेस केमिस्ट्री की ज़बान में या तो बर्निंग कहलाता है या कंबस्शन। तो ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, यानी हर वो रिएक्शन जिसमें कोई फ्यूल केमिकल ऑक्सीजन ऑफ द एयर से रिएक्शन करता है तो लाजमी तौर पर वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, और उसमें एक एग्जांपल वही दे देते हैं सुई गैस वाली, वो है मीथेन CH4। जब आप उसे ऑक्सीजन से मिलाते हैं हवा की, तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और इस रिएक्शन में साथ साथ हीट भी बनती है। ये हो गई बात। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आमतौर पर कौन होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक।
डीकम्पोजिशन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट में एक केमिकल होता है जो टूट कर दो या दो से ज्यादा चीजों में डिवाइड हो जाता है। मसलन कैल्शियम कार्बोनेट, इसे आपने हीट किया तो इसके दो टुकड़े हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये है असल में इस चैप्टर का इंट्रो। ये ना समझिए बात पूरी हो गई, बात अभी शुरू हुई है। हमने आपको एक्सो एंडो के नाम से दो चीजें इंट्रोड्यूस की। हमने आपसे कहा कि जब भी केमिकल रिएक्शन किया जाता है लाजमी तौर पर उसके साथ साथ एनर्जी चेंजेस होती हैं, और या तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है या हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। तो हमने उसका थोड़ा सा आपको एंट्रो या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके थोड़े से पॉइंट्स की सूरत में बता दिए। तो ये ना समझिए ये तस्करा ख़त्म हो गया, ये तस्करा अभी शुरू हुआ है। तो गोया हमने इसमें ये दावा किया है कि वो एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है वो इंथैल्पी है। तो अब असल में ये चैप्टर इसी एनर्जी के मुताल्लिक है। तो अब हम यहाँ से ये सब इंट्रो देने के बाद अब इस चैप्टर में हम असल में इसी को पूरी तफसील से पढ़ेंगे। मैंने तो कहा ना कि ये तो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है कि एक केमिकल में जो एनर्जी है उसका नाम इंथैल्पी है, अगर वो पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये पूरी बातें हम लॉजिकली भी और एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई करेंगे। तो साइंस की वो ब्रांच जिसका ताल्लुक हीट एनर्जी और दूसरी एनर्जीज के इंटर कन्वर्जन से है, यानी जो इस बात से डील करता है कि किस तरह कोई एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाए या हीट किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उस सब्जेक्ट को या उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका मतलब है ये चैप्टर बुनियादी तौर पर थर्मोडायनेमिक्स के मुताल्लिक है। बस थर्मोडायनेमिक्स ज़रा बड़ा सब्जेक्ट है और इस चैप्टर में हम उस सब्जेक्ट का सिर्फ एक हिस्सा डिस्कस करेंगे। कैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम हर उस केमिकल और फिजिकल प्रोसेस को पढ़ते हैं जिसके दौरान हीट किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो या कोई और एनर्जी हीट कन्वर्ट हो रही है। और ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जाहिर सी बात है फिजिकल प्रोसेस से हमें ताल्लुक नहीं है, वी आर ओनली डिस्कसिंग द केमिकल प्रोसेस। तो एक तरह से हम उस थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। तो अब चूंकि हिस्सा तो लेंगे ही ना भाई, तो हमें थर्मोडायनेमिक्स का कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तो हमने अब नाम सुना है आज, इसलिए अब इस चैप्टर में ये सारी बातें जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं तफसील से समझाने के लिए हमने कहा हमें सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक आइडियाज को समझना होगा और फिर इस सब्जेक्ट की मदद से हम केमिस्ट्री के इस पूरे इशू को सॉल्व करेंगे। यूं कह लीजिए कि इस चैप्टर का नाम अगर एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ना होता तो फिर इसका नाम होता थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन और फिर इसके वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसकी मदद से हम ये सारी कहानी ज़्यादा तफसील और अच्छे तरीके से आप तक कम्युनिकेट करेंगे। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? So this is a branch of science which deals with the interconversion of heat and any other type of energy. Is called thermodynamics. तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक इस बात से है कि किस तरह हीट किसी और एनर्जी में और कोई और एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी, एंड इट इंक्लूड्स एवरी फिजिकल केमिकल प्रोसेस। ठीक है ना? तो अब थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से हैं? सम
बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये 3 चीजें हैं और तीनों इत्तेफाक से इंग्लिश के लेटर एस से शुरू होती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ट्रिपल एस। तो वो एस क्या है? सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड स्टेट। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो शुरू करें अगर सबसे पहले, तो आता है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? अब ये जहन में रहे कि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनका इंग्लिश में मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जब वो साइंस में यूज होती है तो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड और एक पर्टिकुलर मीनिंग के साथ होती है। यही सिस्टम का भी हिसाब है। आम लैंग्वेज में हम सिस्टम जिस काम के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ये उससे कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। व्हाट इज सिस्टम फॉर साइंस और फॉर थर्मोडायनेमिक्स? एनीथिंग under observation is called system. So very simple, ख्याल में इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन भी नहीं होगी कोई इतनी छोटी सी। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी हर वो चीज जो आपकी ऑब्जर्वेशन में हो, जिसे आप देख रहे हो या जिसके मुतालिक आप सोच रहे हो, वो आपका सिस्टम। वाह, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब बिल्कुल, यानी इस वक्त अगर आपकी तवज्जो अपनी स्क्रीन पर है जिस पर ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपका सिस्टम है। मैं आपको पढ़ाते हुए अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये मेरा सिस्टम है। मैं टीवी देख रहा हूँ तो टीवी मेरा सिस्टम है। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, बुक मेरा सिस्टम है। इसका मतलब है हर वो चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपकी कंसिडरेशन में है, जो आपकी तवज्जो हासिल कर रही है, वो आपका सिस्टम है। ऐसे तो बहुत ब्रॉड मीनिंग हो गई। मेरा बिल्कुल। अब आप आए कि भाई अच्छा सर, अब जाहिर सी बात है किताब पढ़ना, टीवी देखना, ये सब साइंस से तो रेलेवेंट नहीं है ना। तो साइंस वालों का सिस्टम पर्टिकुलरली क्या होगा? अगर हम बिल्कुल ही टू दी पॉइंट बात करें, तो नॉर्मली जो सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स वाले कंसीडर करते हैं वो होता है कि जब कोई भी शख्स लेबोरेटरी में या कहीं और किसी भी मैटर पर, सॉलिड लिक्विड गैस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, उसकी किसी प्रॉपर्टी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस और जो चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, वो कलेक्शन ऑफ मैटर जो है, वो हमारा सिस्टम हो जाता है। इस लिहाज से अगर मैं ये डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड करूं, मतलब इतनी छोटी सी वैसे भी नहीं अच्छी लग रही है ना, तो जरा रोप वाली डेफिनेशन बनाए तो वो यूं बनती है: एनी रियल और imaginary substance separated from rest of the universe by real or imaginary boundaries and is under consideration in laboratory or elsewhere is called system। तो आप देखिए, बात वही लिखी है लेकिन थोड़ी तफसील के साथ, कि पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में कोई भी रियल और इमेजिनरी सब्सटेंस, यानी ऐसी चीज जो रियलिटी में है या फिर आपकी इमेजिनेशन है तो भी चलेगा, और उसे हमने बाकी यूनिवर्स से अलग किया, अब उसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन है या नहीं है तो भी चलेगा, और वो अंडर कंसीडरेशन है या अंडर ऑब्जर्वेशन है लेबोरेटरी में या कहीं और, विल बी कॉल्ड सिस्टम। तो इन सारी बातों से अंदाजा हुआ कि कोई बाउंड हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। हम वही बात सिंपल लफ्जों में कह सकते हैं, कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन एनीवेयर, लेबोरेटरी में या कहीं, दैट शुड बी कॉल्ड सिस्टम।
तो अब सिस्टम के साथ जो दूसरी टर्म बनी वो बनती है सराउंडिंग्स। तो यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ये छोटी डेफिनेशन, क्या मतलब बना कि भाई अगर हम अपनी यूनिवर्स में से सिस्टम निकाल दें, यानी वो हिस्सा जिसको हमारी ऑब्जर्वेशन में है, तो जो कुछ बाकी बचेगा, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, इट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। हम सराउंडिंग्स का फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं कि यूनिवर्स माइनस सिस्टम। इससे आपको एक बुनियादी आइडिया मिला थर्मोडायनेमिक्स का, कि थर्मोडायनेमिक्स की नज़र में हमारी पूरी यूनिवर्स असल में दो चीज़ों से मिलकर बनी है, सिस्टम और सराउंडिंग। यानी पूरी यूनिवर्स का वो हिस्सा जिस पर आपकी ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टम, और बाकी जो बच गया वो सराउंडिंग। इस बुनियादी आइडिया से हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने सिर्फ सिस्टम सराउंडिंग को डिफाइन किया है, और अब इससे मजीद बातें निकलेंगी इंशाल्लाह। तो ये स्लाइड्स आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ, और फिर इससे आगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।